गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में सार्वभौमिकरण। यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिवर्सलाइजेशन? यूनिवर्सलाइजेशन, जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है, एक ऐसा चीज जो हर किसी के लिए हो, यानी कि यूनिवर्सलाइज जो सभी के लिए कंपलसरी हो, वो करना ज़रूरी हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। और शिक्षा में यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण का मतलब है कि सभी को शिक्षा, यानी ऐसा एक भी इंसान छूटना नहीं चाहिए जिसको शिक्षा ना मिले। जब शिक्षा सार्वभौमिक हो जाएगा या शिक्षा अगर सार्वभौमिक हो गया तो उसका मतलब होता है कि हर कोई शिक्षित हो गया, हर कोई एजुकेटेड हो गया। ठीक है, तो हमारे कंट्री में, जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और उसके बाद हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले बहुत ही मेजर कंसर्न था गवर्नमेंट के लिए शिक्षा, क्योंकि हमारे देश में, हमारे कंट्री में शुरू से ही शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें बहुत कम थी, अवेयरनेस बहुत कम थी, बहुत सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जन शिक्षा, मास एजुकेशन की बात लोग नहीं करते थे। और जब तक हम मास एजुकेशन या जन शिक्षा नहीं देंगे तब तक हमारा शिक्षा यूनिवर्सलाइज कैसे होगा, हर किसी को शिक्षा कैसे मिलेगी? ठीक है, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में आर्टिकल 45 में ये कहा गया कि अगले 10 साल के अंदर में जो सरकार होगी वो पूरी कोशिश करेगी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जो एज ग्रुप है जो कहा गया है वो है 6 से 14 साल। 6 से 14 साल का जो एज ग्रुप है, अगर हम देखें 6 to 14 ईयर्स, यानी कि ये 6 से 14 साल का जो एज ग्रुप है, इसमें कौन बच्चे आते हैं? ये आपका क्लास 1 से लेके क्लास 8 के बच्चे, यानी कि अगर हम अपने शिक्षा या एजुकेशन के लेवल को देखें तो ये हो जाता है प्राइमरी लेवल या एलिमेंट्री लेवल, या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा जो हमारी है, प्राथमिक शिक्षा जो हमारी है उसको सार्वभौमिक करने की बात कही गई संविधान में। ठीक है, कि हमारी जो इनिशियल एजुकेशन है, जो पहले के जब बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करेंगे और वो बेसिक एजुकेशन अपना लेंगे, उस समय उनकी जो शिक्षा है वो कंपलसरी कर दी गई, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 में कहा गया है कि उनके लिए शिक्षा सार्वभौमिक हो जानी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य हो जाना चाहिए। और निःशुल्क और अनिवार्य का सार्वभौमिकरण से क्या लेना देना है वो मैं आपको बताती हूँ। कि निःशुल्क मतलब कि फ्री, अनिवार्य मतलब कंपलसरी। किसी भी चीज़ को आप यूनिवर्सलाइज करेंगे कंपलसरी, तो उसको आपको कंपलसरी करना होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को कंपलसरी नहीं करेंगे तो उसका यूनिवर्सलाइजेशन कैसे होगा, सभी को कैसे मिलेगा? और क्योंकि हमारे देश में अवेयरनेस कम है, लोग जागरूक नहीं हैं, गरीबी इतनी है, जेंडर इनइक्वालिटी इतनी है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, और बहुत सारे लोग आज भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो जब तक हम कोई स्ट्रिक्ट रूल लागू नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे करेंगे?
तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब 1950 में संविधान आया, तो ये बात कही गई थी कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश क्या 10 साल में कामयाब हो गई? नहीं, यह कोशिश 10 साल में कामयाब नहीं हुई। इसीलिए फिर बाद में हमारे सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, जिसमें शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट के जैसा ऐड किया गया। और उसके अलावा शिक्षा का अधिकार जब दिया गया, तो ये शिक्षा का जो अधिकार है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इसमें भी यही कहा गया है कि हर 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने का अधिकार है। ठीक है, और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई संविधान में, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी गार्जियन है, जो भी पेरेंट्स हैं, जिनके घर में 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको शिक्षा प्रदान करना है। और उसके बाद 1991 में हमारा ये शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम यानी एक लॉ बन गया। यानी कि अब तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से ये अधिकार लागू हो चुका है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है और निःशुल्क है। और इसीलिए शिक्षा हमारे देश में 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा, यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन यूनिवर्सलाइज्ड है, यानी कि सार्वभौमिक है। आज कोई भी 6 से 14 साल के बच्चे का पेरेंट, गार्जियन उनको घर में नहीं रख सकता, उसको स्कूल भेजना ज़रूरी है। अगर वो उनको स्कूल नहीं भेजते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सार्वभौमिकरण का मतलब यही है कि बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी लैंगिक भेदभाव या फिर जाति भेदभाव या स्थानीय भेदभाव या फिर कलर या फिर किसी लैंग्वेज भेदभाव, किसी भी चीज़ से के भेदभाव के मतलब हटाकर अगर हम शिक्षा को सभी को एक जैसा शिक्षा अगर प्रदान करते हैं और सभी को शिक्षित करते हैं, तो वो होता है सार्वभौमिकरण। ठीक है, सभी जब शिक्षित हो जाते हैं, सभी शिक्षा लेने लगते हैं, एक जैसे शिक्षा सबको मिलने लगती है, तो उसको शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक स्तर पर है। जब बच्चे क्लास 8 में पहुंच जाते हैं, उसके बाद शिक्षा सार्वभौमिक नहीं है, उसके बाद शिक्षा ऑप्शनल है। अगर कोई लेना चाहे, अगर करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको उसके बाद पढ़ना ही है। लेकिन क्लास 8 तक की शिक्षा सार्वभौमिक है और ये रूल है, ये नियम है कि आपको शिक्षा लेना ही है। ठीक है, तो जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, इसके स्टेजेस हैं। हम जब सार्वभौमिकरण की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख देते हैं, हम किताबों में कुछ लिख देते हैं, तो क्या लिखने से हम वो चीज़ अचीव कर लेते हैं? नहीं, हम उस चीज़ को तभी अचीव करते हैं जब हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, रियल में हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तभी वो चीज़ हमारी सफल हो पाती है और तभी वो चीज़ को हम अचीव कर पाते हैं। तो हमारा जो एम है, हमारा एम है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देना प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर जब हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके भी तो स्टेजेस होंगे, तो वो हम देखते हैं अब, स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, जो हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन एक प्रोसेस है जो हम अचीव करना चाहते हैं और बहुत हद तक हमने इसको अचीव कर लिया है हमारे देश में। तो जो यूनिवर्सलाइजेशन का जो स्टेज है, उसमें 3 स्टेजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। दूसरा जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, और तीसरा जो स्टेज है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन।
बात कर रहे हैं, यानी 6 से 14 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी अगर हमें इसे अचीव करना है। तो सबसे पहला चीज़ हमारा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि अगर कोई गांव है, ठीक है, और उस गांव में अगर 100 बच्चे हैं जो कि 6 से 14 साल के बीच के हैं, और उन 100 बच्चों के लिए अगर स्कूल नहीं है, अगर मेरे पास उस गांव में सिर्फ 50 बच्चों के लिए स्कूल है, तो यूनिवर्सलाइजेशन कैसे होगा? तो सबसे पहला स्टेप है यूनिवर्सलाइजेशन का, हमें फैसिलिटीज़ देनी होंगी, हमें प्रोविजंस देने होंगे, हमें व्यवस्थाएं करनी होंगी। जब तक व्यवस्था नहीं होगा तो हम सार्वभौमिकरण कैसे अचीव करेंगे? तो अगर मेरे गांव में 100 बच्चे हैं और उनके लिए स्कूल नहीं है, तो फिर वो 100 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल खोलना, और नज़दीकी में स्कूल खोलना, क्योंकि हमारे देश में जो है निःशुल्क शिक्षा है। लेकिन निःशुल्क शिक्षा के से मतलब ये नहीं है कि निःशुल्क शिक्षा है तो सब कुछ निःशुल्क है। शिक्षा निःशुल्क देते हैं, बहुत जगहों पे कॉपी किताब ड्रेस भी निःशुल्क मिलता है, और लेकिन बस की फैसिलिटी या फिर कन्वेंस ये सब निःशुल्क नहीं है। तो इसीलिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जैसे अगर हम बात करें शिक्षा नीति वगैरह की, तो अभी जो चल रहा है तो हर 1 किलोमीटर के अंदर में एक प्राथमिक विद्यालय यानी एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ये नियम है। तो हर 1 किलोमीटर में अगर एक प्राथमिक विद्यालय है तो इसका मतलब बच्चों को असुविधा नहीं होगी विद्यालय जाने में, और वो बहुत आराम से उस विद्यालय में पैदल भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें स्कूल खोलना है और हमें ये देखना है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, जितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें फैसिलिटीज़ देनी है और उतने स्कूल होने चाहिए, तभी हम सार्वभौमिकरण को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद फिर हमारा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब होता है नामांकन। अब जब मैं बात कर रही हूँ 100 बच्चों की, तो मेरे जो गांव में 100 बच्चे हैं, अगर हम उनके लिए स्कूल खोल देते हैं तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब सेकेंड पड़ाव में हमें ये कोशिश करना है कि वो जो 100 बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट हो जाए, उनका एडमिशन हो जाए, वो जाके स्कूल में दाखिला ले ले। अगर 100 बच्चों में से एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो यूनिवर्सलाइजेशन कैसे अचीव होगा? उन पूरे के पूरे 100 बच्चों को एडमिशन लेना होगा, तो उसके लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा, हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, हमें ऐसी जागरूकता फैलानी होगी कि सब बच्चे एडमिशन लें। और उसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज बच्चे एडमिशन जाके स्कूल में लेते हैं। और आज लोगों में जागरूकता भी है, शिक्षा का क्या प्रभाव है हमारी ज़िंदगी में, ये आज के लोग समझते हैं। तो इसीलिए सेकेंड स्टेज है एनरोलमेंट का। तो जब हमारे 100 बच्चे एनरोल हो जाएंगे तो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन का सेकेंड स्टेज अचीव हो जाएगा। थर्ड स्टेज है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब अगर कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो कोई भी बच्चा एडमिशन लेगा क्लास 1 में, जब बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है और फिर वो क्लास 8 तक पढ़ाई जब कर लेता है तो उसका वो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, और हम बोल सकते हैं कि हमारा यूनिवर्सलाइजेशन हो जा रहा है अगर 100 के 100 बच्चों ने क्लास 1 में एडमिशन लिया और क्लास 8 तक उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। लेकिन अगर कोई भी बच्चा क्लास 2 में या 3 में या 5 में या 7 में भी छोड़ देता है स्कूल, या कंप्लीट नहीं करता, या फेल हो जाता है, या नहीं जाता है, बीच में ही एडमिशन लेके खेती में चला जाता है, या उसको मन नहीं लगता है, या उसको इंटरेस्ट नहीं है, या किसी भी रीज़न से, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं रिटेंशन के, तो किसी भी रीज़न से अगर बच्चा मतलब बहुत सारे रीज़न्स होते हैं रिटेंशन के नहीं, तो किसी भी रीज़न से अगर बच्चा स्कूल छोड़ देता है, वो प्राइमरी एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट अगर नहीं करता है, तो फिर हम यूनिवर्सलाइजेशन अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें 3 चीज़ों को अचीव करना है। पहले तो हमें फैसिलिटीज़ देने हैं, स्कूल खोलने हैं, फिर हमें एनरोलमेंट कराना है, और फिर हमें देखना है कि बच्चा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा है। अगर बच्चा बीच में इनकम्प्लीट होके छोड़ देता है तो भी हम यूनिवर्सलाइजेशन अचीव
नहीं करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जब हो जाती हैं 100% प्रोविज़न जब हो जाता है, 100% इनरोलमेंट जब हो जाता है और 100% रिटेंशन जब हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि हमने यूनिवर्सलाइजेशन अचीव कर लिया। और ये है आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ही ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं और बच्चे जो फेल हो जाते हैं, उसका भी एक टर्म है। जैसे हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अभी हमारे बहुत सारे कमीशंस वगैरह आए, लेकिन उससे पहले हमारे हमारे देश को आज़ाद होने से पहले सबसे लास्ट जो ब्रिटिश कमीशन था या ब्रिटिश कमेटी थी जो बैठी थी, जिसको सार्जेंट रिपोर्ट बोलते हैं, उसने दो शब्द का इस्तेमाल किया था इंडियन एजुकेशन में, और वो 2 शब्द था वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ठीक है। वेस्टेज का मतलब होता है अपव्यय हिंदी में, और स्टैग्नेशन का मतलब होता है अवरोधन हिंदी में। तो वेस्टेज क्या होता है? वेस्टेज मतलब अगर कोई भी बच्चा क्लास 1 में एडमिशन ले रहा है और वो बीच में कहीं पे भी किसी भी ग्रेड में अगर वो छोड़ देता है, तो वैसे कंडीशन को हम वेस्टेज बोलते हैं। और कोई भी बच्चा अगर बीच में फेल हो जाता है, यानी कि 8 साल का ड्यूरेशन को वो 9 साल में कंप्लीट करता है, 10 साल में कंप्लीट करता है या 12 साल में कंप्लीट करता है, तो वैसे कंडीशन को हम स्टैग्नेशन बोलते हैं। तो दोनों ही कंडीशन से हम रिटेंशन अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन की वजह से हमारा यूनिवर्सलाइजेशन भी अचीव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन कि यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन से रिलेटेड यूनिवर्सलाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन अचीव हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, भारतीय संविधान ने या फिर हमारे कुठारी आयोग ने, मुदालियार आयोग ने यूनिवर्सलाइजेशन के लिए क्या कहा है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।